नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं फिर अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसने युवक कांग्रेस से जुड़कर अपने राजनीतिक सफ़र का आगाज़ किया है। वो रामटेक तालुका के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसने अपने जीवन का पहला चुनाव ग्राम पंचायत में भाग लेकर किया था, जहां जनता ने भारी स्नेह देकर उन्हें विजयश्री दिलाई और वे ग्राम पंचायत के उपसरपंच बने। इसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र निरंतर जारी रखते हुए पंचायत समिति के चुनाव में भाग लिया। उन्हें जनता ने फिर विजयश्री दिलाई और वो सन 2010 में उप सभापति के पद से विभूषित हुए। वो निरंतर जनता की समस्याओं को लेकर सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों से दो दो हाथ करते भी रहे, ताकि लोकतंत्र में वो जनता के साथ न्याय करते रहे। उन्हें पार्टी ने उनकी काबिलियत, उनके कार्य को देखते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट प्रदान किया था, लेकिन कुछ कारणवश वे विजय से चंद कदम दूर रह गए। तो आइए मैं उसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसने अपने पिता श्री सोहनलाल कुंजीलाल यादव से सामाजिक कार्य और राजनीति की प्रेरणा ली है और अपने राजनीतिक जीवन का श्री गणेश किया है। क्षेत्र की जनता उन्हें उदय सिंह सोहनलाल यादव के नाम से जानती है, लेकिन बड़े प्यार से उन्हें गज्जू यादव के नाम से संबोधित करती है। तो यादव साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। मैं आज उनसे पिछले 80 दिनों से किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो गतिरोध बना है 3 कानून को लेकर, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि गज्जू यादव जी कांग्रेस में इस वक्त ग्रामीण के उपाध्यक्ष पद है। तो यादव साहब, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने किसानों के हित में समर्थन दिया है, उन 3 कानून का विरोध किया है। केंद्र सरकार यह बोलती है कि ये कानून, जो 3 कानून जो है, ये किसानों के हित में है। वो केसी और किसानों की तमाम परेशानियों की रामबाण दवा है, लेकिन किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम विशेषज्ञों की यह राय है कि ये तीनों कानून न कि किसान के हित में है, बल्कि देशी और विदेशी कंपनी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने पारित किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो 3 कानून को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2014 में एक नया नेता समझ के देश की जनता ने मोदी जी को इस देश की बागडोर सौंपकर उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। परंतु ये नेता नहीं निकले तो अभिनेता निकल गए। आपने देखा होगा कितने अटेम्प्ट करते हैं वो रोने का, हर चीज़ का। और उनके हिसाब से जीएसटी भी व्यापारियों के हित में है, ऐसा बताए थे। इतनी प्रचार प्रसार किया गया कि सारे व्यापारी भी जीएसटी के फेवर में हो गए थे। आज व्यापारी खुश है कि जीएसटी से पूरे उद्योग व्यापार बर्बाद हो चुके हैं। उसी प्रकार नोटबंदी को भी बहुत फायदे का बताया गया था। यानी ऐसा बताया गया देश की जनताओं की भावनाओं को ऐसा दिखाया गया जैसे
हमारे कांग्रेस के नेताओं के पास पूरा ब्लैक मनी रखा हुआ है और सारा पैसा खत्म हो जाएगा करके, एक इसमें पूरे लंबे हो जाएंगे। कोई फर्क पड़ा? छोटे उद्योग सारे नष्ट हो गए नोटबंदी में। 2000 का नोट निकाल दिया, आज नोट दिखता है 2000 का मार्केट में, कहाँ है वो नोट? सारे इनके पास जमा है। उसी तरह ये 3 काले कानून लेके आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता को सिंपल और सीधा विषय समझाना चाहता हूँ। मेरे एरिया के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उधर के किसानों को तो समझ में आ गया, इसीलिए वो आज 79 दिन हो रहे हैं, इतना प्रखर विरोध कर रहे हैं। और कड़ाके की ठंड में, बारिश में इतनी तकलीफ़ें झेली उन्होंने, उनको कोई शौक़ नहीं है तकलीफ़ सहन करने का, मगर उनको समझ रहा है कि हमारी मातृभूमि, मायभूमि गुलामी की ओर जा रही है। फिर से वही गुलामी, वो उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी थी, आज ये 4 लोगों की, 2 नेताओं की और 2 व्यापारियों की, पूरा देश गुलामी के कगार पे। सिंपल भाषा में वो कानून का विरोध क्यों कर रहा हूँ मैं, ये आपको समझाना चाहता हूँ। आज सरकारी अनाज एमएसपी प्राइस जो है, मेरे यहाँ धान की एमएसपी 1763 रुपये है, और यूपी में एमएसपी नहीं है, मंडी नहीं है, बाजार समितियाँ नहीं है, वहाँ का धान 700 रुपये क्विंटल के हिसाब से मेरे यहाँ आ रहा है। व्यापारी ट्रकों से ट्रक आ रहे हैं, आप देखो अभी, और उसका फ़ायदा ये बिचौलिए नेता लोग ले रहे हैं, कुछ नेता, और वो ब्लैक में कालाबाजारी करके वो उत्तर प्रदेश का धान यहाँ सरकारी सेंटरों पे डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर वहाँ धान को कीमत होती, समर्थन मूल्य होता, तो वो इतने दूर थोड़ी, इतने सस्ते में धान वहाँ से खरीद के यहाँ लाया जाता। अच्छा ये बताइए, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि आप ये कह रहे हो कि एमएसपी जिसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार ने उसको कानूनी शक्ल देकर उसका दाम तय करना चाहिए, या फिर एमएसपी जिसको मंडी बोला जाता है, मंडियाँ जो आड़तिया जिसमें काम करते हैं, वो मंडियों को समाप्त करना चाहिए? मंडियों को ख़त्म कर देंगे तो गारंटी कौन लेगा किसानों के पैसे की? अभी भी आप देखो, बाहर में कुछ व्यापारी धान खरीदी कर लेते हैं, कृषि का माल खरीदी कर लेते हैं, किसानों का पैसा डुबा के भाग जाते हैं। बार बार पुलिस के पास किसान जाता है तो पुलिस ये कहती है कि वो सिविल मैटर है, कार्रवाई करते नहीं आती है। जब कोई पॉलिटिकल आदमी उसमें इंटरफेयर करता है, दबाव डालता है, तभी उस पर गुना दाखिल होता है, मगर गुना दाखिल होकर भी वो व्यापारी कोर्ट से बरी छूट जाता है। किसान के हाथ में क्या मिलता है? बाजार समिति ऐसी एक सेतु है किसान और खरीदार के बीच में, और जिसमें आड़तिया, जिसको अपन दलाल बोलते हैं, उनको लाइसेंस दिया जा चुका है। व्यापारियों को और आड़तियों को बाजार समिति जब लाइसेंस देती है तो उनकी प्रॉपर्टी वो करा के सालवंसी उनसे लेती है। सालवंसी होने से उनकी प्रॉपर्टी लिलाव करके भी पैसा वसूल करने के अधिकार बाजार समिति को है। ये एक सिक्योरिटी के तौर पे बाजार समिति उनके साथ है। दूसरा, जो आड़तिया होता है, यहाँ किसान का माल बिकते बराबर आड़तिया अपने पास से नकदी पैसा किसान को देता है, उस किसान को, और किसान खुशी खुशी तुरंत अपना नकदी पैसा लेके घर चला जाता है। व्यापारी 8 दिन में देगा, 15 दिन में देगा, 1 महीने में देगा कि डूबा जाएगा, ये रिस्क किसकी होती है? आड़तिया की होती है, दलाल की होती है। सरकार ने ये जो व्यवस्था की, कांग्रेस सरकार ने पहले से, तो एक आड़तिया का परिवार, उस वहाँ पे करने वाले हमालों का परिवार, वो वहाँ पे चलने वाली गाड़ी घोड़ियों जो ट्रांसपोर्टिंग करती है कृषि माल के, उनका परिवार, और किसानों के हित का परिवार की चिंता करके कायदे बनाए थे। अच्छा ये बताइए, इसका मतलब ये कि जो एपीएमसी वगैरह जो होता है, जिसको कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति जिसको बोला जाता है, उसको रखना चाहिए, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर ख़त्म करे तो इससे नुकसान है व्यापारी। अच्छा ये बताइए कि जो कानून जो है, तीनों कानून, इसमें खामियां क्या है? सबसे बड़ी खामी तो एक है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हमारे साथ वो कंपनियां बड़ी बड़ी जो होंगे, अदानी, अंबानी, रिलायंस, इनकी एक कंपनी हमसे, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा 50-50, 100-100 पेजों का, जिस पे किसान सिर्फ साइन ही करते जाएंगे। जब अपन गाड़ी फाइनेंस करते, पूरा अंग्रेजी में वो रहता है। एक सामान्य किसान को कुछ समझता नहीं, जिसको ट्रैक्टर लेना होता है, जिसको ट्रक लेना होता है, वो साइन पे साइन घोटे जाता है, और 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई कि उसके घर वसूली करने के लिए प्राइवेट आदमी घर पे डट जाते हैं। उसी प्रकार अगर किसानों ने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिए, तो मुझे बताइए कि रिलायंस की कंपनी कभी प्रॉफिट में है, बताया है उन्होंने? एक ईमानदार टाटा, रतन टाटा व्यापारी छोड़ दिया जाए इस देश का,
तो दूसरा किसी भी व्यापारी ने उसकी कंपनी फायदे में दिखाई होंगी, ये मैंने अभी तक नहीं देखा। ना अदानी वाले को देखा, ना अंबानी वाले को, वो लॉस में ही बताते हैं। तो जब वो हमेशा लॉस के ही धंधे करते हैं तो हमारी किसानी में वैसे कितना कमा लेंगे। ठीक है। दूसरा, ये जो प्राइवेट व्यापार, हम जैसा पुराने तरीके से हम अपनी खेती किसी को ठेके बटे से देते थे, एक सिस्टम था। अगर हमने किसी को 5-10 साल के लिए ठेके से लिख के दे देते थे 100 रुपये के स्टैम्प पे, वो 100 रुपये के स्टैम्प पे लिखा हुआ 2 लाइन का लेटर, 2 पेज का, उस आधार पे वो हमारे खेती पे कब्जा कर लेता है ठेके बटाई वाला, और वो एक छोटा सा कागज़ लेके कोर्ट में चला जाता है, और कब्जा उसका होने की वजह से हम मालक होके भी अपने खेती में जा नहीं पाते, और कोर्ट में ये सिद्ध करने के लिए भी 10 साल लग जाते कि ज़मीन मेरी थी, मैं मालक हूँ, मैं करने में असमर्थता करके इसको ठेके से दिया था। और छुड़ाने में हमको नाक में न आ जाते, इतना पैसा बर्बाद होता है। तो हम एक सामान्य आदमी से नहीं लड़ के अपनी खेती तुरंत छुड़ा सकते। तो जिस समय ये कंपनी हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी और ये लोग अपना कंपनी को घाटे में दिखा देंगे, और जिस समय ये घाटे में दिखाएंगे तो वो जो घाटा है वो वसूल हमारी ज़मीनों से और हमसे ही करेंगे। तो फिर जब वो हमसे वसूली के लिए हमारे ऊपर डटेंगे तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में जाने की सारी सुविधा इन्होंने ख़त्म कर दी है। इन्होंने व्यवस्था किसके पास की है? एसडीएम तहसीलदार को पावर दी है उस पर हियरिंग लेने का, सुनाव नहीं लेने का। तो एसडीएम और तहसीलदार किसके दबाव में काम करते हैं? ये कोई न्याय प्रणाली से चलते हैं? ये तो नेताओं के दबाव में काम करते हैं। तो जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसे वो लोग निर्णय दे देंगे। तो इसमें किसान तो मारा जाएगा ना, कोर्ट में जाने की उनको सुविधा ही नहीं है। यानी न्यायपालिका को भी ख़त्म कर दिए एक टाइप से। संविधान का सरास उल्लंघन करके ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा ही हो गया। देखिए, ये है कि यानी ठीक है कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो कोई सुझाव नहीं दे रही है। सरकार तो ये बोल रही है कि हमको इस कानून में जो भी खामियां हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसका सुझाव दिया जाए, हम उसको दूर करेंगे। और उनका ये भी आरोप है सरकार का कि जिस कानून में जितने भी मैक्सिमम जो कंटेंट है वो कांग्रेस ने ही बनाया था। अच्छे अच्छे कायदे तज्ञ प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में बैठे, आपने देखे होंगे पिछले बार किसानों के प्रतिनिधियों की मीटिंगें हुई, मगर उनके सुझाव मानने सरकार तैयार नहीं है। और उनका सरकार, इन किसानों का कहना तो एक ही है ना कि एमएसपी रखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कायदे में प्रोविज़न होना चाहिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य उनका वो होना चाहिए, और मंडी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेन मोटो किसानों का वो है। नहीं, मेरा यह है कि इसमें कांग्रेस ही जो है, कांग्रेस जो सरकार जो है उसके नुमाइंदे इसमें सुझाव का ये प्रावधान नहीं कर रहे, उसमें सुझाव नहीं दे रहे कि ये गलतियां हैं इसको दूर करा जाए करके। सरकार बस यही पसोपेश में कि सुझाव क्यों नहीं दे रही, यही आरोप सरकार लगा रही है। नहीं तो ये कायदे ही गलत हो गए ना, तो सुझाव क्या देंगे? हम तो रद्द करने ही बोल रहे हैं ना, रद्द करो ही बोल रहे हैं। सारे किसान देश के वो रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं, सुझाव कौन दे रहा है? अच्छा, ये बताइए कि जो गतिरोध जो बना है किसानों में और सरकार के बीच जो बना है, तो इसका समाधान कैसे निकल के आएंगे? क्योंकि सरकार तो साफ पड़ी कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। हाँ, तो फिर जिस आन ठाट बाट से इनको उन्होंने सत्ता पे बिठाया, उसी तरीके से ये लोग पैर खींच के नीचे भी पटक देंगे। ये अन्नदाता है, देश का माई बाप है, पूरा संसार किसान चलाता है। ये सरकार 2 पैर के सरकार चलाने वाली है, को होता कौन है? इनको भी इनकी जगह वो समय आने पे दिखा देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप कांग्रेस से जुड़े हो, पिछला एक विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा है, एक क्षेत्र में एक अच्छे नेता के रूप में आपकी पहचान है, तो क्या आप ये जो कृषि कानून जो बनाया गया है इसके जनजागरण के लिए, इसके में जो भी खामियां हैं उसके लिए क्या आप कोई ऐसा कोई आपके पास कोई रोड मैप है, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जनजागृति? एक प्रोग्राम हमने उसका ब्लूप्रिंट बना के रखा है। एक नियोजन किया गया है कि हम गांव-गांव में मसाला आंदोलन करेंगे। इस कृषि बिल के खिलाफ में क्या क्या बोलना है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, अभी 100% मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस पर स्टडी कर लेंगे हम, और हम लोगों में जाएंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे। झूठ बोलने तो हम जाएंगे नहीं नेताओं जैसा, है ना। तो जब भी बोलने जाऊँगा तो बिल्कुल सही बोलने जाऊँगा, पूरा अभ्यास करके। तो क्या नेता झूठ बात करता है? बहुत बोलते हैं ना, बहुत से नेता ऐसे जो झूठी बोलते हैं। नहीं, मैं भी उसी फील्ड का हूँ, इसलिए मैं एक में की बाजू रखूँ। ऐसे मैं उस टाइप की राजनीति नहीं जीवन में करना चाहता हूँ झूठ बोलने की, है ना। मैं अपनी राजनीति अपने स्टाइल से करूँगा। तो मैं लोगों में हम जाना चाहते हैं गांव-गांव में, और गांव-गांव में जाके मसाला आंदोलन करेंगे। किसानों को कृषि बिल के क्या क्या नुकसान है वो समझाएंगे, और वो समझने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम हम
पारचूनी में, रामटेक में, मौदा में, मेरे विधानसभा में 3 तहसीलें आती है। इन 3 तहसीलों में मैं फिर 15-15 दिन में पूरे गांव घूम के फिर एक समारोह का प्रोग्राम लेते जाएंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जो अच्छे वक्ता हैं, इस किसान बिल पर बोल सकते हैं, जनता को ऐसे नेताओं को लाकर वो बड़ा एक प्रोग्राम अरेंज करने की विचार है हमारा। नवनियुक्त नाना पटोले साहब वो भी हमारे नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो अभी उनका उधर का कार्यक्रम सब सेटअप हो रहा है। उस हिसाब से हम सब रूपरेखा तय करके उनसे चर्चा करके, मेरे सम्मानीय नेता और राजनीति में जो मेरे आदर्श हैं मुकुल वासनिक जी, वो अभी आसाम के चुनाव में, जो आने वाले चुनाव है उसके लिए उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे भी समय लेंगे और उनका सारा समय जैसा भी मिलता है हमको, हम उस हिसाब से अपना तैयारी चालू करेंगे इस आंदोलन की। तो कब तक ऐसे कुछ की तिथि वगैरह भी डिक्लेयर नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। अभी हमने अपने नेताओं से समय मांगा है, उधर से जो भी समय मिल जाता है उस हिसाब से फिर हम अपना प्रोग्राम चालू करेंगे। अच्छा, आपका ख्याल क्या है, आपकी राय क्या है, ये सरकार इसको तीनों जो कृषि कानून इसको वापस ले सकती है क्या? लेना ही पड़ेगा। अभी 3-4 राज्यों की जनता तो, अब पंजाब के आपको इसमें नगर निगमों के चुनाव में रिजल्ट दिखी क्या है, ठीक है, और ऐसे ही चलने दो साल 2 साल, तो 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये 5 राज्यों से उखड़ जाएंगे, तब इनकी अकड़ निकल जाएंगे, अब सब समझ में आ जाएगा इनको। तो ये थे मेरे साथ उदय सिंह सोहन लाल यादव उर्फ गज्जू यादव, जो कि इनका ये कहना है कि एपीएमसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एपीएमसी से जो किसान जो है, जो उपज जो अपने लाता है मंडी में, उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। उनका ये भी कहना है कि इस लोकतंत्र में अगर जनता की राय, जनता का डिसीजन, जनता का विचार अगर जो सरकार नहीं चुनती है, उसको जनता ज़मींदोज़ कर देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उदय सिंह यादव साहब। मैं अब विदा लेना चाहता हूं इस उद्घोष के साथ। जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।